नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध अब होगी कार्यवाही। कंपनियों के डायरेक्टर और अधिकारियों के संपत्ति को किया जाएगा कुर्क। सतनामी मंदिर में दूसरे समुदाय का लगाया गया झंडा। सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला हुआ कैद। समाज के लोगों ने सख्त कार्यवाही की रखी मांग। अनियंत्रित होकर सिटी बस सड़क के नीचे उतरी, वहीं बस में सवार 2 यात्रियों को आई चोटें। अंतर जिला चोर सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ा। 9 लाख रुपए की माशरूका किया गया जब्त। दिन में रेकी कर रात को घटना को देते थे अंजाम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जिले के चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में कंपनियों के डायरेक्टरों, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर संपत्ति चिन्हित कर कुर्की व नीलामी की जा रही है। यश ग्रुप कंपनी एवं कंपनी गिरफ्तार डायरेक्टरों की चिन्हित संपत्तियों को कुर्की किए जाने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर प्रकरण विशेष न्यायालय जिला दुर्ग की ओर अंतिम आदेश पारित करने प्रेषित की गई। प्रकरण में विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा सक्षम प्राधिकारी जिला दंडाधिकारी जिला दुर्ग द्वारा यश ग्रुप एवं कंपनी के डायरेक्टरों को चिन्हित कर संपत्ति को कुर्की किए जाने के अंतरिम आदेश पर दिनांक 14/7/2023 को अंतिम आदेश पारित किया गया। न्यायालय दुर्ग द्वारा यश ग्रुप कंपनी की चिन्हित संपत्ति को कुर्क किए जाने के जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा चिन्हित संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को यश ग्रुप कंपनी के निवेश किए गए निवेशकों को शीघ्र वापस किया जाएगा। यश ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने निवेशकों से पैसा बढ़ाने के लालच में इन्वेस्ट कराया था पैसा, और जब पैसा वापस करने की बात आई तो वो लोग यहाँ से फरार हो गए थे। तो तत्काल साल 2015 में इनके खिलाफ चिटफंड एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, और इस एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हांकित करके उनकी कुर्की कर नीलामी करके जो निवेशक हैं उनका पैसा वापस किया जा सकता है। तो 2015-16 में ही इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी ज़िले में उनको चिन्हांकित किया गया था। माननीय जिलाधीश द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था, और कल इसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया। अंतिम आदेश पारित करने के बाद में अब कुर्की की प्रक्रिया जो है, नीलामी की प्रक्रिया जो है वो हम लोग चालू करेंगे। लगभग 52 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करके अटैच कराया है, और हमें उम्मीद है कि एक अच्छी खासी रकम हम निवेशकों को लौटाने में सफल होंगे। अभी हम लोगों को अंदाजा है, क्योंकि 10 साल पहले जब अटैच किया था तो 15 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन थी। अभी हमको बाजार मूल्य के हिसाब से अंदाजा है कि कम से कम 40 से 50 करोड़ के आसपास की कुछ रकम होनी चाहिए। अभी तक 10,000 निवेशकों ने यश ग्रुप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट बताया है, जो आवेदन मंगाए गए थे। तो अभी हमको और भी उम्मीद है कि और भी लोग इसमें इन्वेस्ट किए होंगे जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो हम और भी लोगों से अभी कॉल करेंगे आवेदन, और जितने आवेदन आएंगे उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में जो भी रकम हमको नीलामी मिलती है उसको बांटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के कातुल बोर्ड इलाके में स्थित सतनामी समाज के मंदिर के ऊपर दूसरे समुदाय का झंडा लगा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मोहननगर थाना प्रभारी विपिन रंगारी के मुताबिक 12 जुलाई की देर रात कुछ युवक मंदिर में दाखिल होकर ऊपर चढ़े और वहां झंडा लगाकर भाग गए। दरअसल मामला दुर्ग जिले के कातुल बोर्ड इलाके स्थित सतनामी समाज के मंदिर के ऊपर दूसरे समुदाय का झंडा लगाने का है। वहीं पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। फुटेज में युवक काफी दूर से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। पहचान होने के बाद मामला दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहननगर पुलिस के मुताबिक घटना 12 से 13 जुलाई के देर रात 1 बजे की है। सतनामी समाज के लोगों ने कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया है। पुलिस 48 घंटे बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं कर सकी है। इस बारे में मोहननगर थाना प्रभारी के मुताबिक उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान की है। थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। हम थाने इसलिए आए हैं क्योंकि हम कातुल बोर्ड के रहने वाले हैं, जहाँ पे पूरी सतनामी बस्ती है। उस सतनामी बस्ती के अंदर एक मंदिर बना हुआ है गुरु घासीदास बाबा जी का। उस मंदिर परिसर में, उस मंदिर के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने मुस्लिम झंडा लगा दिया है, जिससे हमें आपत्ति है। और उन लोगों ने हमारे धार्मिक आस्था को, हमारे बाबा जी को, गुरु घासीदास बाबा जी को अपमानित किया है। हमारी आस्था को उन्होंने ठेस पहुँचाया है, जिसके लिए हम कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं। जो भी अज्ञात व्यक्ति है, जो भी इस कार्य को उन्होंने अंजाम दिया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम यही चाहते हैं। इसलिए हमारे सतनामी समाज के कातुल बोर्ड के सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, लड़के सब लोग आए हैं, और हम उचित से उचित कार्रवाई करवाना चाहते हैं पुलिस वाले से, जिनसे हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने हमें पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। वो उन्होंने कहा है कि हम आप जो कहेंगे वो कार्रवाई हम करेंगे। 1 बजे का, परसों रात के 1 बजे का घटना है ना,
इस मामले में, और सभी को सवेरे ही पता चला इस मैटर, है ना। तो किसी धर्म का झंडा लगा रहता तो कोई बात नहीं होता, है ना, ज़्यादा यानी उसमें उचित कार्रवाई नहीं करते, लेकिन उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। उस नारे का यानी कि उल्लंघन करते हुए बताना चाहता हूँ मैं कि ये गलत है ना। हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि उसके मैटर में उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। कल पार्षद भी आए थे, हमारा ये सहयोग किए, नहीं पार्षद भी सहयोग किए, लेकिन कल और एक बात उठी, जब हम लोग वहाँ बोले कि कचरा क्यों फेंकते हो, तो वहाँ वाले बोल रहे हैं कि हमें पार्षद ही हमें परमिशन दी है, ये वर्ड बोल रहे हैं। वही जैत स्तंभ है जहाँ, वहाँ से बाउंड्री के अंदर अभी हम उसका फुटेज भी दिखला सकते हैं, उसका ऐसा नहीं है नहीं दिखला सकते। कल हम उस चीज़ का मुद्दा उठाएं तो वहाँ वाले बोल रहे हैं कि हमें पार्षद खुद ही बोला है, ये वर्ड बोल दिए। हमारा पार्षद शिवेंद्र परिवार हैं जो कि अभी निर्दलीय से खड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिले में ये दूसरी घटना हुई है, जिसे लेकर मानव अधिकार परिषद दुर्ग के जिला उपाध्यक्ष नदीम खान का कहना है कि राज्य में चुनाव सिर पर हैं। छावनी थाने में इस तरह की घटना घट चुकी है। पुलिस को माहौल शांत कराने के लिए फ्लैग मार्च निकालना पड़ा था। नदीम का आरोप है कि ये राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जांच कर जल्द आरोपियों को पकड़े, आरोपी और उन्हें शय देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कातुल बोर्ड में सतनाम भवन में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हरे रंग का झंडा लगाया गया है। चूँकि वो स्थान सतनामी समाज का है और जैतखम में हरा झंडा बांध दिया गया है शरारती अज्ञात व्यक्ति द्वारा, तो इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई और इसमें जो है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना मोहन नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 295A के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। हमारी साइबर की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सिविल CSP साहब की सिविल टीम जो है इस मामले में पूरी तरह लगी हुई है। बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सोसाइटी में अनाज, चावल एवं खाद चोरी करने वाले अंतर जिला के चोर सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के कब्जे से चावल, कृषि खाद एवं घटना में प्रयुक्त टाटा DI जिसकी कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए की मशरूका बरामद की गई है। दुर्ग जिले में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वितरण प्रणाली दुकानों में खाद एवं चावल चोरी, नकबजनी की घटनाएं घटित हो रही थी, जिसे अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर माल बरामद करने हेतु निर्देश दिए गए, जिसके परिपालन में थानों एवं ACCU की संयुक्त टीम गठित कर पतासाजी हेतु लगाया गया था। घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज प्राप्त कर उनका विस्तृत रूप से अवलोकन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप घटना के समय लिए गए फुटेज में एक संदिग्ध वाहन टाटा माजदा की पहचान सुनिश्चित कर वाहन की पहचान कर लगभग 50 किलोमीटर के अंतर्गत लगे हुए 100 CCTV कैमरे को खंगाला गया, जिससे आरोपियों के द्वारा घटना में प्रयुक्त किए गए वाहन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई एवं वाहन के जाने मार्ग का पीछा कर टीम राजनांदगांव पहुंची, जहां पता चला कि इस तरह की घटना पूर्व में अजय जैन एवं उसके साथियों द्वारा की गई थी। CCTV में दिखे वाहन में वाहन स्वामी अजय जैन की पत्नी के नाम होना पता चला। टीम द्वारा अजय जैन की तलाश की जा रही थी। उसके घर के आसपास भी रेकी की जा रही थी। खाद की चोरी कर अपने साथियों के साथ अजय जैन अर्जुनी की तरफ आ रहा था, जिसमें अजय जैन फरार हो गया और उनके अन्य साथी माल के साथ पकड़े गए। दुर्ग जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि PDS के चावल की चोरियां हो रही हैं, साथ साथ कुछ खाद की भी चोरियां हुई हैं। तो सूचना मिलने पर जो आखिरी चोरी हुई थी अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमटी गांव है, वहाँ पर PDS शॉप में ताला तोड़ करके लगभग 196 बोरा जो 192 बोरे चावल की चोरी की गई थी। तो सूचना मिलते साथ ही अंडा थाना की टीम और ACCU की टीम लगातार उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे पतासाजी में जुटी हुई थी। इस बीच कुछ CCTV कैमरे में हमको फुटेज मिले थे, जिससे ये संदेह हुआ कि किसी पिकअप में इन बोरियों को भर कर ले जाया जा रहा है।
जब उस सीसीटीवी का ट्रेल स्थापित किया गया तो राजनांदगांव की तरफ उनका रूट दिखा। राजनांदगांव पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया तो वहाँ पर भी इस तरीके की चोरियाँ हुई थी, वो लोग भी आरोपियों को ढूंढ रहे थे। तो दोनों टीमों ने अपने इनपुट्स मिलाकर शेयर किए। फिर राजनांदगांव पुलिस को 10 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई इस केस में। उनकी निशानदेही पे जो मुख्य आरोपी है अजय जैन, वो फरार हो गया था, वो पकड़ाया नहीं था। उसकी पतासाजी हम लोग कर रहे थे और बलौदाबाजार ज़िले में उसका लोकेशन मिलने पर हमारी टीम ने बलौदाबाजार ज़िले से उसको गिरफ्तार किया है, अजय जैन को। अजय जैन बहुत ही शातिर चोर है, लगभग 35 मामले इसके ऊपर पहले से पेंडिंग है और ये इसी तरीके की चोरी करता है। तो चोरी के पश्चात ये पीडीएस के जो चावल होते हैं उनको दूसरे बोरों में डाल करके फिर खपाने का प्रयास करते थे। इनके कब्जे से, इनकी निशानदेही पे हमको पूरे जो हमारे यहाँ से चोरी गए 192 बोरी चावल थे वो रिकवर हो गए हैं। और जो 10 साथी राजनांदगांव पुलिस ने पहले इनके गिरफ्तार किए उनको भी प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के हम लोग अपने यहाँ शामिल करेंगे और इस केस में आगे फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। सर, पुलिस को इसमें कितनी मशक्कत करनी है इसको सुलझाने? इस पूरे जो घटनाक्रम था, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मैटर था, पीडीएस का चावल जाना मतलब कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला था। तो हम लोगों की 2-3 अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही थी, जिसमें साइबर सेल की टीम थी हमारी, एसीसीओ और थाना की कंबाइंड टीम मिल करके फील्ड पे विजिट कर रहे थे, फील्ड पे इनपुट्स ले रहे थे। तो लगभग हफ्ते 10 दिन का टाइम लग गया, जिसमें हमको पूरा ट्रेल स्थापित करना और साथ साथ इनके बारे में पतासाजी करने में टाइम लगा। और क्योंकि अजय जैन जो मुख्य सरगना है वो कि फरार था, तो उसको पकड़ने में, उसका लोकेशन निकालने में समय काफ़ी मशक्कत लगी। इसमें 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हमारी टीम ने देखे, लेकिन फाइनली हम लोगों ने सबको गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक हमारे लिए अच्छी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्ग से पाटन जाने वाली सिटी बस आज सुबह अनियंत्रित होकर पंथी चौक के पास सड़क से नीचे उतर गई। इस हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित सिटी बस क्रमांक CG07E1446 आज सुबह दुर्ग से उतई सेलूद होते हुए पाटन जा रही थी, जिसमें करीबन 15 से 20 यात्री सवार थे। बस जैसे ही पंथी चौक के करीब पहुंची, इसी दौरान सामने चल रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गई। इस हादसे में 2 यात्रियों को सामान्य चोटें आई है। बाद में बस ड्राइवर एवं कंडक्टर के द्वारा सवार यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया और उन्हें अन्य वाहन से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के जन दर्शन कार्यालय में उर्ला वार्ड क्रमांक 5758 के कबीर पंथियों ने कलेक्टर के समक्ष पुरुषोत्तम सारवा द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह कर स्थानीय वार्ड वासियों को दरकिनार करते हुए अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए समिति और संस्था के नाम पर नजूल भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आवेदन लेकर पहुंचे थे। उर्ला वार्ड क्रमांक 5758 के रहवासियों ने बताया कि कबीर पंथियों के लिए शासकीय भूमि, जिसका खसरा नंबर 321 को समस्त वार्डवासी मिलकर सतगुरु कबीर सत्संग भवन व चौका आरती के लिए सुरक्षित किया गया था, जिसमें पुरुषोत्तम सारवा ने स्थानीय कबीर पंथियों को गुमराह करते हुए दरकिनार कर कबीर पारक संस्थान के नाम से एक समिति गठित करते हुए उक्त समिति में बाहर के लोगों का चयन कर समिति में पदाधिकारी बनाकर स्वयं को संरक्षक बता रहा है। जब वार्ड के आमीन माता महिला मंडली समिति एवं अन्य कबीर पंथी वहां चौका आरती यज्ञ एवं सत्संग कराने के लिए उनके समक्ष बात रखते हैं, तब अपना एकाधिकार दिखाता है और व्यक्तिगत निजी आश्रम की तरह व्यवहार करता है और कहता है कि मेरी अनुमति के बगैर तुम लोग यहाँ कुछ भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हो, ये आश्रम मेरे स्वयं का है। इस शिकायत को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाने आए रहवासियों ने मांग की है कि पुरुषोत्तम सारवा के द्वारा अपने आप को जो सर्वे सर्वा बताकर अपने स्वयं के द्वारा निर्मित समिति संस्था के नाम पर वार्ड क्रमांक 5758 में स्थित नजूल जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाए एवं उक्त जमीन स्थानीय वार्ड क्रमांक 5758 उर्ला के कबीर पंथियों को दिया जाए। हमारी यही मांग है सर कि हम उर्ला वासी समस्त पूरा कबीर पंथ समाज है सर, हम कोई पारखी को नहीं जानते हैं, कोई पारक संस्थान को नहीं जानते हैं। एक संत है पुरुषोत्तम सारवा जी, जिन्होंने पहले डॉक्टरी का काम वहाँ करते थे, अब वह एक संत हैं, 8-10 साल से वहाँ रह रहे हैं। हम सभी जितने भी हमारे पंथ के पुरुष वर्ग हैं, सबने समझा कि सदगुरु कबीर साहब का मानने वाला है, तो इनको हम सब मिलकर एक आश्रम बना, 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है सर, और उस जमीन में वह आश्रम बनाकर रह रहा है। इतने दिन तक हम उनको संत ही समझते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, पूरे समस्त गांव ग्राम वासियों के साथ धोखा किया। उसने अपना पंथ अलग करके
कबीर पार्क संस्थान के नाम से वह जमीन का, वो सरकारी जमीन का वह रजिस्ट्री कराना चाहता है। सर, हम यही मांग करते हैं कि समस्त जितने भी 100% वहाँ कबीर पंथ है जो वंश गद्दी को मानने वाले हैं, पंच हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के चरण शरण में रहने वाले हैं, उनको वह आश्रम प्रदान किया जाए और उनको वहाँ से हटाया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के द्वारा बीते 9 जुलाई को पूरे निगम क्षेत्र में वृहद रूप से वृक्षारोपण की शुरुआत की गई थी। निगम के सभी 5 जोन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश जगहों पर नगर निगम ने केवल गड्ढा खोदकर ही छोड़ दिया है। अधिकांश स्थानों में लगे पौधे सूख चुके हैं। पौधे लगाकर निगम द्वारा इसकी पर्याप्त देखरेख नहीं की गई। केवल पौधारोपण के दिन ही सारा तामझाम किया गया। यह नज़ारा है बैकुंठ धाम तालाब परिसर का, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पौधारोपण के लिए केवल गड्ढे ही खोदे गए हैं। कुछ ही जगहों पर पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित किया गया है, बाकी पौधों को ऐसे ही उपेक्षित छोड़ दिया गया है। बैकुंठ धाम तालाब परिसर में पौधारोपण करने के स्थान पर शाम ढलते ही लोग मदिरा पान करते हैं, जिसके अवशेष यहाँ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। 9 जुलाई को पौधारोपण के दौरान महापौर नीरज पाल द्वारा निगम अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पौधों के पेड़ बनते तक उसकी पर्याप्त देखरेख की जाए, लेकिन ऐसा होता कहीं पर भी नजर नहीं आता। पौधारोपण के नाम पर निगम प्रशासन द्वारा केवल खाना पूर्ति ही की गई है। इस दृश्य को देखकर यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पौधारोपण के दौरान खाद और काली मिट्टी डाली भी गई कि नहीं, इसे लेकर भी असमंजस बना हुआ है। हर वर्ष पौधारोपण के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पौधे पेड़ बनने के पूर्व ही अपना अस्तित्व खो चुके होते हैं। बीते 9 जुलाई को नगर निगम प्रशासन भिलाई द्वारा पूरे शहर भर में अपने पूरे 5 जोन क्षेत्र में वृहद रूप से पौधारोपण वृक्षारोपण की शुरुआत की गई थी, जिसमें महापौर नीरज पाल स्वयं उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा कई स्थानों में पौधारोपण किया गया था। साथ ही महापौर नीरज पाल द्वारा इस संबंध में नगर निगम के पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया गया था कि पौधों की पर्याप्त देखरेख की जाए, उन्हें बराबर पानी से खाद से लेकर के तमाम जो पेड़ बनने के लिए जरूरी चीज़ें वो मुहैया कराई जाए। लेकिन किस तरह से नगर निगम के अधिकारी जो हैं केवल पौधारोपण को करके खाना पूर्ति कर सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बैकुंठ धाम मंदिर परिसर तालाब के समीप में। आप देख सकते हैं ये नगर निगम द्वारा तमाम तरह यहाँ पे गड्ढे खोद दिए गए, लेकिन पौधे आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इस तरह की ऐसी सेम स्थिति बैकुंठ धाम मंदिर के समीप भी कई स्थानों में गड्ढा खोद दिया गया है और केवल 4 जगह पर ट्री गार्ड लगाए गए हैं। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि गड्ढे का उपयोग जो स्थानीय शाम को सामाजिक तत्व तालाब परिसर में एकत्र होते हैं उनके द्वारा किस तरह से किया जाता है। यहाँ शराब पीकर के लोगों द्वारा खाली बोतलें फेंकी जाती हैं, पानी बहुत डिस्पोजल, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आपको इस बैकुंठ धाम मंदिर परिसर के आसपास मिल सकती है। ये तो हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन द्वारा मात्र खाना पूर्ति की गई है पौधारोपण को लेकर के। इसके पूर्व भी पिछले वर्ष भी जब नगर निगम प्रशासन द्वारा पौधारोपण किया गया था तो काफ़ी तामझाम किया गया था और जगह जगह पौधे लगाए थे। कुछ स्थानों पर पौधे अवश्य जीवित हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों में पौधे मृत पाए। तो इस तरह की कवायद नगर निगम प्रशासन को करने की आखिर क्या ज़रूरत है। नगर निगम प्रशासन पौधारोपण करने को लेकर लगातार जागरूक करता है लोगों को। तमाम तरह की जानकारी पर निगम के पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती, पौधा लगाने को लेकर कहा जाता है, लेकिन किस तरह से नगर निगम का प्रशासन का कार्य स्वयं देखा जा सकता है। ये तो हम मात्र आपको बैकुंठ धाम की स्थिति का परिसर तालाब परिसर की स्थिति का नज़ारा दिखा रहे हैं। ऐसी सेम स्थिति इस पूरे रोड में बनी हुई मंदिर के समीप जितने सब केवल गड्ढे खोद दिए गए हैं और कुछ स्थानों पे पौधे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें ट्री गार्ड से सुरक्षित नहीं किया गया है। 4 स्थानों पर ट्री गार्ड लगा है, पौधे पूरी तरह से मुरझा गए हैं और पौधारोपण करने के दौरान यह भी शायद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ध्यान इस पर भी नहीं दिया गया होगा इसमें खाद डाली जा रही है, काली मिट्टी डाली जा रही है अथवा नहीं। इसकी वजह से भरी बरसात में पौधारोपण की स्थिति है, पूरे पौधे मृत पड़े हैं। कई गड्ढे आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कहीं भी पौधे नहीं है, जो है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, पूरी तरह से खत्म है, बेजान है। नगर निगम प्रशासन को इस तरह का केवल ढोल मजीरा पीटने की नौबत हर वक्त देखने को मिलती है कि काम कुछ नहीं होता है, केवल बातें कही जाती निगम के अधिकारियों द्वारा और लोगों को एकत्र किया जाता है। समाज सेवा से जुड़े लोगों को सबसे अपील की जाती है कि आइए पौधारोपण करें, वृक्ष बनाएं।
ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति होती है वृक्ष के माध्यम से, लेकिन ये खुद निगम के अधिकारी किस तरह से पौधारोपण को लेकर जागरूक है, किस तरह से उनके द्वारा कार्य किया जा सकता है, यह देखा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा
दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है उसमें मरीज जो है आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र देवांगन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 25 जुलाई जो है हम लोगों के लिए बहुत खास होता है। एम्ब्रियोलॉजी दिवस उस दिन मनाया जाता है। हम लोगों के लिए इसलिए खास होता है क्योंकि वह दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो पुरुष बांझपन में काम करते हैं, जिनके शुक्राणु कम होते हैं, नील होते हैं, उनके लिए यह सब सारे प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं जिसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। उन्हीं को एम्ब्रियोलॉजी दिवस में ये सब सारी चीज़ें हम लोग मरीजों को सुविधाएं देते हैं। बहुत बार होता है कि लोग जो है शादी के 2 साल 4 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उन लोग एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके कंसल्टेंट करते हैं गायनी डॉक्टर से। गायनी डॉक्टर के द्वारा जब बताया जाता है कि आप अपने शुक्राणु की जांच कराइए। जब शुक्राणु की जांच में कुछ कमी पाई जाती है फिर उसके जो भी प्रक्रिया की जाती है वो सब सारी चीज़ें एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। उस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल इतना महत्वपूर्ण है उस जगह पे, जैसे कि एक समझ लीजिए कि माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती, उतना इम्पोर्टेंट एक एम्ब्रियोलॉजी को भी दिया जाता है। इस एम्ब्रियोलॉजी दिवस पे मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जो एक महत्वपूर्ण जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, वो एक समझ लीजिए कि एक भगवान का वरदान ही है, क्योंकि हम लोग एक किसी के शुक्राणु नील होते हैं उसमें भी टेस्टिस से टिश्यू निकाल के, शुक्राणु निकाल के हम लोग यह काम करते हैं। यह सब पुरुष बांझपन जो है, जो ज़्यादातर पुरुषों में स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल के सेवन से ज़्यादा होता है। बहुत बार होता है कि मरीज आके बोलते हैं कि हम अल्कोहल भी नहीं लेते, टोबैको भी नहीं लेते, स्मोकिंग भी नहीं करते। तो आपको ये छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं तभी हो। ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हों, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कहीं हीट वाले जगह में काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बचपन में आपके गोले में चोट तो नहीं लगी है, पेनिस में भी चोट तो नहीं लगी है। इन सब सारी चीज़ों से भी पुरुष बांझपन हो सकता है, जो कि हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें को रोकथाम कर पाएँ, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि रात में 2-2 बजे तक जगना, ठीक से खाना नहीं खाना, इन सारी वजह से भी पुरुष बांझपन के लक्षण आजकल दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर करते हैं लेकिन कुछ अपने को हासिल नहीं होती है। इसलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में ज़्यादातर इक्सी, इमसी या प्रोसीजर प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को चीज़ें प्राप्त हो और भ्रूण अच्छे से बने, और भ्रूण अच्छे बनेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छी आएगी। बहुत बार होता है कि बार बार गर्भपात भी होते हैं, उस कंडीशन में भी समझ में नहीं आता है कि शुक्राणु अगर अच्छे हैं तो गर्भपात क्यों हो रहा है। तो फिर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन की भी प्रक्रिया की जाती है जिसको हम लोग करते हैं। डीएनए में ऐसा है कि मतलब जो स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, उनका टूटना कि अंदर से वो टूट जाता है, जिसको समझ में नहीं आता है। उनकी बनावटें ठीक नहीं होती है। जैसे हमारी शरीर की रचना होती है, हम बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है। वैसे ही शुक्राणु में भी बाहर से देखने से कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वेरिकोसील्स या इक्सी के फेल होने पे, इन सारी चीज़ों के होने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग डीएनए के टेस्ट करके उसको शुक्राणु को भी जांच कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये एम्ब्रियोलॉजी डे जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग इस पुरुष बांझपन क्षेत्र पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए यह मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हेल्दी डाइट और स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो तो आपके पीछे ये चीज़ नहीं आने वाली। इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से संजो के रखें कि पुरुष बांझपन आपको ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नंदिनी रोड के छावनी चौक में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है।
छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हर घड़ी घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने यातायात विभाग द्वारा पूर्व में यहां सिग्नल लगाने को लेकर छावनी चौक में तैयारियां की गई थी, लेकिन केवल बोर्ड लगाकर खानापूर्ति कर दी गई। अब तक सिग्नल चालू नहीं किया जा सका है। छावनी चौक में सवेरे 6 बजे से रात 10 बजे तक 2 पहिया वाहनों की आवाजाही निरंतर बने रहती है। इसमें भारी वाहन भी शामिल हैं। इन भारी वाहनों के कारण पूर्व में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसमें लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। बावजूद इसके यातायात व्यवस्था में सुधार करने को लेकर किसी तरह की कोई पहल भी जिम्मेदार विभाग ने नहीं की। छावनी चौक के आसपास बने होटल और पान ठेलों में ही आए लोग नंदनी रोड में ही 2 पहिया चौपहिया वाहनों को पार्क करते हैं, जिससे सड़क जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। रात्रि के समय छावनी चौक अंधकार में डूबा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना और भी बढ़ जाती है। छावनी चौक से गुजरने वालों में स्कूली बच्चों से लेकर श्रमिक वर्ग, औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोग, बीएसपी की ओर जाने वाले कर्मचारी आदि भी शामिल हैं, जिन पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। छावनी चौक के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम द्वारा पूर्व में योजना तो बनाई गई थी, जो केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई। हर बड़ी दुर्घटना के उपरांत यहाँ ट्रैफिक विभाग द्वारा ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती की जाती है, जिन्हें कुछ दिनों बाद हटा लिया जाता है, जिससे स्थिति जस की तस बन जाती है। निगम के द्वारा जो टेंडर दिया गया था सिग्नल लगाने का, उसमें कई जगह सिग्नल लगा दिए गए हैं। जैसे नेहरू नगर में लगाया गया है और गुरुद्वारा के पास लगाया है, सूर्य मॉल के पास भी, और छावनी चौक का भी इसमें शामिल है। उसको हम लोग कई बार से निर्देशित किए हैं कि उसको शीघ्र, कल भी मेरा बात हुआ है तो उसने सिग्नल का ऑर्डर कर दिया है और शीघ्र ही उसको लगाने के लिए उसने बताया कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वो सिग्नल चालू है। नहीं, उसको भी बल भी हमारा पेट्रोलिंग है, वहाँ पे परमानेंट पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और जैसे ही सिग्नल लग जाएगा तो वहाँ पे हमारा ट्रैफिक का जवान भी रहेगा, ट्रैफिक को रेगुलेट भी करेंगे, और सिग्नल को हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सिग्नल लगने से वहाँ जाम की स्थिति में निर्मित नहीं होगी, लोग आसानी से पार कर सकेंगे, क्योंकि भारी वाहन का दबाव रहता है। ट्रांसपोर्ट नगर भी पास में है, तो वहाँ पे ट्रैफिक को सिग्नल लगने से निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में छावनी चौक की भी गिनती शामिल होती है। इस चौक पर यातायात का दबाव पिछले कई वर्षों से बना हुआ है और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है। कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। इस यातायात व्यवस्था को, छावनी चौक की यातायात व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ पर सिग्नल की व्यवस्था करने की पहल जरूर की गई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। आप देख सकते हैं केवल खाना पूर्ति करके यहाँ पे बोर्ड को टांग करके छोड़ दिया गया। चौक के चारों ओर की यही स्थिति है। रात के समय इस चौक में पूरी तरह से अंधकार छाया रहता है। वाहन चालक मनमानी गति से निकलते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की जाम की स्थिति बने रहती है। छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालकों को जल्दी निकलने की होड़ में एक दूसरे को दुर्घटनाओं का लोग आमंत्रण देते हैं। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए हालांकि यातायात पुलिस द्वारा पहल करने की बातें तो की जाती है, लेकिन जो केवल कागजों में ही दिखावा मात्र साबित होता है। छावनी चौक में रात के समय स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि रात के समय यहाँ पे कुछ किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है। सभी 2 पहिया वाहन चालकों से लेकर के छोटे चौपहिया, बड़े चौपहिया सभी वाहन यहाँ से निकलते हैं एक साथ, एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जिससे यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है। इस तमाम छावनी चौक की तमाम व्यवस्थाओं से ट्रैफिक पुलिस अच्छी तरह से जानकारी रखती है, लेकिन इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया। हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में कई वर्षों पूर्व छावनी चौक के सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण करने की बातें कही गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। और नगर निगम प्रशासन का भी दावा खोखला साबित हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक ये, छावनी चौक में जो प्रमुख रास्ता है नंदनी रोड का, नंदनी रोड के आसपास प्रमुख दुकान से छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदारों द्वारा कब्जा किया गया है। सड़क को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। वाहनों के सड़क में पार्क होने की वजह से लगातार दुर्घटनाओं होने का अंदेशा बना रहता है। शाम के समय तो वाहन आधी सड़क तक पूरे काबू हो जाते हैं। इस पर भी नगर निगम प्रशासन का ध्यान, निगम के अधिकारी आते जरूर है, लेकिन केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। इन दुकानदारों पर, व्यवसायियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। इस चौक के चारों ओर 5 जगह संचालित है, होटलें हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपने वाहनों को सड़कों में पार्क करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तमाम तरह की परेशानियों से यह चौक गुजर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की भी चौक की अव्यवस्था की स्थिति को लेकर के अच्छे से जानकारी है, लेकिन अधिकारी इस मामले में कुछ बात करना नहीं चाहते, कुछ बोलना बताना नहीं चाहते। वही हालत ट्रैफिक पुलिस की भी। हालांकि यातायात पुलिस के DSP सतीश ठाकुर जी का कहना है कि
चौक में पुलिस बल को उपलब्ध कराया जाएगा, तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ट्रैफिक के जवानों को तैनात किया जाएगा। लेकिन ऐसा दिखता कहीं नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई किस तरह की है। जो बोर्ड लगा करके छोड़ दिया है, इसमें ना सिग्नल की व्यवस्था की गई, ना किसी अन्य तरह की। इसी तरह का भीड़ भाड़ वाला चौराहों में सूर्य मॉल चौक चौराहा भी शामिल है, जिसमें बाकायदा वहाँ पे सिग्नल लगाया गया है ताकि लोग अभी यातायात के वहाँ पे नियमों का पालन करते भी देखे जा सकते हैं। लाल लाइट होने पर लोग वाहनों को रोकते नहीं, तो वहाँ उस सूर्य मॉल चौक में भी यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई होती है और आए दिन हादसे होते थे। लेकिन अभी हादसों पर कुछ हद तक अंकुश लगा, लोग यातायात के नियमों का पालन कर चौराहे से आना जाना करते हैं। उसी तरह के सिग्नल लगाए जाने की यहाँ पर भी व्यवस्था है। केवल यातायात पुलिस के जो कर्मचारी आते हैं, कभी कभार हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार आते जरूर हैं यहाँ पे, लेकिन केवल चालानी कार्रवाई करके यहाँ से निकल लेते हैं। चौक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस स्थिति से उन्हें किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। दुर्घटनाओं पर काबू करने, चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर के यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने, सिग्नल लगाए जाने के उपरांत ही चांदनी चौक की व्यवस्था में सुधार होगा। नहीं तो आए दिन इसी तरह की दुर्घटनाएं होंगी। सुबह से शाम तक ट्रैफिक जाम रहेगा और लोगों को परेशान होना पड़ेगा। साथ ही अकाल मृत्यु की संभावना भी लगातार बढ़ते रहेगी। लैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। शराबबंदी की मांग को लेकर समाज सेविकाओं के द्वारा डोंगरगढ़ से रायपुर सीएम हाउस की ओर प्रस्थान करेंगी, जिनका मुख्य उद्देश्य है शहर को नशा मुक्त कर देश के विकास का संदेश देना। वहीं समाज सेविकाओं के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी साझा की गई। देखिए, हम लोग माननीय मैडम लक्ष्मी साहू जी के नेतृत्व में हर जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए 12-15 जिलों से हम मैडम ने मुखिया हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है और मातृशक्ति के रूप में हमसे जो समाज का जो ये पीड़ा है, जो नशा मुक्ति का जो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है और मुक्त कराने का बेड़ा उठाया है मैडम के माध्यम से, और हम शासन प्रशासन को और साथ में जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं और ये चेताना चाह रहे हैं कि नशा करना समाज के लिए उपयुक्त नहीं है और नशा से उभरे हमारा समाज और नशा मुक्त होकर के देश के समाज के विकास के लिए हम नारी शक्ति के साथ हैं, पूरा समाज सहयोग करे और विकास करे हमारा देश। हम लोग का ज्ञापन ये है कि छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति को पूर्ण शराबबंदी चाहिए, क्योंकि 18 जुलाई का विधानसभा सत्र लास्ट है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि इस विधानसभा सत्र में शराबबंदी की घोषणा करें। इसी संकल्प के लिए हम लोग डोंगरगढ़ जाकर माँ बमरेश्वरी की पूजा अर्चना करके पद यात्रा के होते हुए नांदगांव शहर, दुर्ग और उसके बाद हम लोग भिलाई नगर में 16 तारीख को ज्ञापन देंगे। साइकिल मैराथन का आयोजन 16 जुलाई को रविवार को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। वहीं इस साइकिल मैराथन प्रतियोगिता में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। साइकिल मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 16 जुलाई को किया जा रहा है। प्रतियोगिता सुबह 6 बजे प्रगति भवन ऑफिसर्स एसोसिएशन बिल्डिंग सिविक सेंटर से आरंभ होगी। प्रतियोगिता में प्रतिभागी निःशुल्क रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागी को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके पास खुद की साइकिल तथा हेलमेट होना अनिवार्य है। साथ ही प्रतिभागी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी भी होना चाहिए। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। दुर्ग भिलाई से बाहर के आने वाले प्रतिभागियों को एक दिन पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य है। साइकिल मैराथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 11,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 7,000 रूपए एवं तृतीय पुरस्कार 5,000 रूपए रखा गया है। साइकिल मैराथन साइक्लोथॉन प्रगति भवन ऑफिसर्स एसोसिएशन बिल्डिंग सिविक सेंटर से सुबह 6 बजे आरंभ होगी। साइकिल मैराथन का समापन विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस ओए बिल्डिंग में होगा। वहां इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। ये सुबह 6 बजे का जो है रिपोर्टिंग टाइम हमने सबको दिया है और कुछ लोग जो है वो मौके पे आके भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सुबह एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक वार्म अप प्रोग्राम जुम्बा का भी हम लोगों ने रखवाया है। तो जुम्बा और रजिस्ट्रेशन और चेकअप इसमें हम लोग अगर मान लें लगभग 1 घंटा होता है। 7 बजे हमने फ्लैग ऑफ का टाइम रखा है। 7 बजे हम फ्लैग ऑफ करेंगे और 20 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। तो 20 किलोमीटर मुश्किल से अगर अच्छे पार्टिसिपेंट्स होंगे कुछ चलेंगे तो 40 मिनट मैक्सिमम हम मानते हैं। फिर भी हम ये है कि हमने 8:30 बजे जो है 8:30 बजे तक हमारा फिर क्या है 8 बजे से हमारा एक ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा और वो कल्चर प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। हमारे गेस्ट जो है जो प्रेजेंटेशन जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएंगे तो जिन्होंने हमने कुछ जो वरिष्ठ अधिकारी है जिले के हमने उनको न्योता दिया है
और कुछ बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी उनको भी हमने न्योता दिया है, तो वो आ जाएंगे और साथ में कल्चर प्रोग्राम भी होगा और हमारे पार्टिसिपेंट जैसे आ जाएंगे वैसे ही हम वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी जो हमारे पास सहमति आई है उसमें बिलासपुर से कुछ लोग आ रहे हैं, राजनांदगांव से आ रहे हैं, रायपुर से आ रहे हैं, फिर उसके बाद अंबिकापुर से भी आ रहे हैं, और रायगढ़ से भी आ रहे हैं। संख्या अभी तो 200 के करीब हो चुकी है और CIF के भी कुछ जवान आ रहे हैं, तो उनके भी हमको कल जो है उनकी संख्या का प्राप्त हो जाएगी। और हमारे लिए उपलब्धि ये भी है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल पे पूरे लगभग 33 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के उसका भ्रमण कर चुका है। दूसरा भारत से नेपाल जो एक है संतोष यादव वो जा चुके हैं और जम्मू से कन्याकुमारी तक साइकिल पे घूम चुके हैं, तो वो भी जो है वो हमारे इस साइकिल मैराथन का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं वो भी, और बिलासपुर से वो साइकिल चला के यहाँ तक पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम में कोई ड्रेस कोड या क्या क्या लेके आना है वो भी बता दीजिए। नहीं, ड्रेस कोड इसमें फीस रखें क्या? एंट्री इसमें निःशुल्क है, इसमें जो एंट्री फीस हमने नहीं लगाई, वो निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन। और दूसरा ये कि ड्रेस कोड हमने कुछ नहीं रखा है। हाँ, हेलमेट इसमें कंपलसरी है क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो चालक जो है उसकी सुरक्षा भी है, और डॉक्टर्स भी, एक डॉक्टर्स की टीम रहेगी, साथ में एम्बुलेंस भी चलेगी, तो ये भी व्यवस्था है। यहाँ पर जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो आएंगे तो उनका पहले यहाँ पर सुबह एक स्वास्थ्य शिविर होगा, स्वास्थ्य जांच होगी, और स्वास्थ्य जांच होने के बाद फिर वो उसको हम, अगर हमको ऐसा लगता है, हमारे डॉक्टर्स को ऐसा लगता है, टीम को ऐसा लगता है कि वो उनकी सेहत अगर कुछ नासाज है तो हम उसको पार्टिसिपेट करने के लिए मना भी कर सकते हैं। और एक एम्बुलेंस भी साथ में रहेगी और फॉलोअप गार्ड भी रहेंगे, एक पायलट व्हीकल भी साथ में रहेगा, और हमारी कैमरे की टीम ड्रोन के साथ एक उनके साथ चलेगी। अभी करीब 150-200 लोगों ने अपनी सहमति दी है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में दिया है प्रत्यक्ष रूप से जी। लगभग 200 प्रतिभागी जी जो 16 तारीख को यहाँ पे साइक्लोथॉन में भाग लेंगे। और ऑफिसर स्टेशन की तरफ से जैसा भाटिया साहब से बात हुई थी, जो भी मदद की डिस्कशन पे अपने पॉइंट्स रखे थे, उस पर हम लोग ऑफिसर स्टेशन की तरफ से मदद दे रहे हैं जी। हमारे अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार बंचो जी भी आज अवेलेबल नहीं है। उन्होंने विशेष तौर से कहा था कि ये ना सोशल मीडिया का जो ग्रुप है उनके साथ भविष्य में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। तो फॉर्चुनेटली 1 महीना पहले भाटिया साहब से चर्चा हुई और इन्होंने बोले कि एक अनोखा प्रयास है जो हम लोग करना चाहते हैं। तो इन्होंने सारा डिटेल बताया कि ग्रीन जोन कॉन्सेप्ट है थ्रू साइक्लोथॉन। जैसा कि आज के परिवेश में हर एक व्यक्ति पर्यावरण को लेके काफ़ी परेशान है, जिस तरह का पर्यावरण है, पेड़ कट रहे हैं लोग अपना स्वास्थ्य को लेके परेशान हैं। तो साइक्लोथॉन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग जुड़ेंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य रहेगा उनका, और जो एनवायरनमेंट के प्रति मैसेज देना चाह रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सारे इस पर पार्टिसिपेट करेंगे और ये मैसेज कैरी करके अपने लोगों के बीच में जाएंगे कि ऑफिसर एसोसिएशन और ये पत्रकार संघ जो सोशल मीडिया का जो ग्रुप है, उन्होंने जो अपना प्रयास किया है समाज में अपनी जागरूकता फैलाने का, वो बेहतर तरीके से हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे, उसका ये प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक निगम सभागार में ली और प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत स्कूलों में संधारण कार्य की समीक्षा की गई। निर्माण कार्यों में गोबर का पेंट उपयोग करने के निर्देश दिए गए। शौचालय मरम्मत एवं संधारण का कार्य भी भिलाई निगम क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया। मार्केट क्षेत्रों में स्मार्ट टॉयलेट के लिए सभी जोन क्षेत्रों में इससे संबंधित तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक जोन क्षेत्र में 2 स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण होगा। स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत प्लेनेटेरियम निर्माण, स्विमिंग पूल निर्माण, सेंट्रल लाइब्रेरी निर्माण
ऑडिटोरियम निर्माण, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण, सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य, पावर हाउस बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापना के कार्यों को सौंपे गए अभियंता से जानकारी लेकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। समीक्षा बैठक माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा ली गई है और बैठक में है जो अभी ओलंपिक खेल है उसके संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो अपने पेंडिंग जो वर्क हैं उनके सभी की आगे समीक्षा हुई है और जो प्लांटेशन हमको करना है इस बारे में सभी जोन आयुक्त को निर्देशित किया गया है और बेंडिंग जोन है अपने जो निर्माण कार्य की जो प्रगति है उसके लिए जो है वार्ड वाइज जो है उनको निर्देशित किया गया है जोन आयुक्त को कि उनकी जो समीक्षा की जाए और जितने भी ऐसे पेंडिंग काम है उनको पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण को लेकर भी बैठक में निर्देश दिए गए। इसके लिए व्यापारी संघ तथा जनभागीदारी को शामिल करते हुए महाअभियान चलाकर शहर में हरियाली लाने कहा गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिए गए और खेलों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने कहा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन निरंतर जारी है। वहीं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से संबद्ध सभी कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया गया है और काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। वापस नहीं लौटने की स्थिति में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं संविदा कर्मचारियों ने कृषि उपज मंडी में इकट्ठा होकर सभी संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट जाकर डिप्टी डायरेक्टर धनराज मरकाम ने मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक इस्तीफा सौंपा। देर रात एक वीडियो जारी कर इसके विरोध में जल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। सभी कर्मचारी दोपहर 12 बजे जल सत्याग्रह करने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि हमारा ज्ञापन लेने तक कमेटी नहीं आई और न ही अब तक शासन की ओर से हमसे किसी प्रकार की चर्चा की जा रही है। जब तक सरकार नियमितीकरण को लेकर ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। 2018 में चुनाव पूर्व जन घोषणा पत्र में आश्वासन मिला। सरकार आने के बाद भी 2019 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया, तब भी संविदा कर्मी कांग्रेस नेताओं से मिले, उन्हें मात्र आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुर्रे ने बताया कि 2022 के मनरेगा कर्मचारी 76 दिनों के लिए हड़ताल को भी मात्र आश्वासन देकर तुड़वा दिया गया। आज पर्यंत तक उन वादों पर अमल नहीं किया गया है। लगातार 3 जुलाई से लगातार हड़ताल चालू है। अभी वर्तमान में तूता में हमारे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शासन हमारे एक कानून लाया है, एस्मा कानून, हम नौकरी से निकालने की धमकी दिया जा रहा है। हम इस कानून काले कानून को हम विरोध करते हैं। इसी के लिए हम आज सभी 33 जिला में सभी संविदा कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। शासन हमारे बातों को दबाना चाहता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर वादा किया था नियमितीकरण करने का, वह वादा अभी भी अधूरा है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्दी पूरा करे। यदि सरकार हमारे पर दमन करती है तो हम और लड़ेंगे। सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और जिसके कारण हमारे बहुत सारे संविदा कर्मचारियों को निकालने की धमकी दिया जा रहा है, जबकि प्रजातंत्र में सभी को अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, लोकतांत्रिक घोषणा पत्र में खुद बोला था कि मैं 10 दिन के अंतर्गत नियमितीकरण करूंगा। साथ ही साथ 14 फरवरी 2019 को बोला था इस साल किसानों के लिए क्यों अगले साल कर्मचारियों के लिए करूंगा। आज तक हमारी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण वादा अधूरा है, इसलिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल लगातार जारी रहेगा और ये आंदोलन लगातार उग्र होते जाएगा। 17 जुलाई को हम लोग जेल भरो आंदोलन रायपुर में रखे हैं, जिसमें पूरा 33 जिला के 45,000 संविदा कर्मचारी सम्मिलित होंगे और जेल भरेंगे। एक इस्तीफा दिया है तो हमने ये लिया है और इसमें संबंधित विभाग को इसको भेजा जाएगा, नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।